आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, ये दोनों टॉपिक आप क्लास 12th फिजिक्स सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दो टॉपिक दिए हैं, ये दो टर्म्स दी है, तो हम इनके डिफरेंस के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर ऑल दिस हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, कोलराश लॉ, फैराडेज लॉ, और ये इस टाइप के न्यूमेरिकल इस चैप्टर में पूछे जाते ही जाते हैं हर साल। नर्स्ट इक्वेशन देखिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वो नहीं पढ़ा तो ऐसा समझो कि आपका 2 से 3 मार्क्स गया। तो हमारा पहला टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो चार्जेस के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो एक चार्जेस की लेयर बनती है और जो उनके बीच में चार्जेस के कारण एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जो लेयर होती है, वहां पे एक तरीके का डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ईएमएफ होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आप इसकी फुल फॉर्म लिख लो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक अंदर का फोर्स होता है। इलेक्ट्रो आप ईएमएफ से समझो, अंदर का, ई इंटर, अंदर की तरफ का, ये अंदर की तरफ का लगने वाला फोर्स है। जैसा कि हमारे फोन की बैटरी है, जैसे मान लो हम फोन के लिए बैटरी लेके आए, उस पर लिखा है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, कितना भी लिखा है। अब फॉर एग्जाम्पल मानो 5 वोल्ट लिखा है, तो वो उसका अंदर का ईएमएफ है, उस बैटरी का ईएमएफ है कि ये फोन की बैटरी 5 वोल्ट तक का करंट कंडक्ट कर सकती है, 5 वोल्ट तक का फोर्स एक तरीके से कैरी कर सकती है। 5 वोल्ट तक का करंट कैरी करने के लिए, उसको भार ढोने के लिए किसी एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में चार्जेस का एग्जांपल लेके, कार बैटरी के एग्जांपल लेके आपको समझाया था। अब मैं डिफरेंस के बारे में बता दूं कि इट इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंडीशन। दो इलेक्ट्रोड के, जैसे मान लो कि ये हमारी इलेक्ट्रोड है, अब यहाँ पे पॉजिटिव 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 की लेयर आ गई, यहाँ पे नेगेटिव 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 की लेयर आ गई, बस ये जो यहाँ पे क्रिएट हुआ वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। इट इज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम सेल। ये लेस वोल्टेज ऑब्टेन होता है हमें किसी भी सेल से। ठीक है, अगर आप ईएमएफ की बात करोगे तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट फॉलोइंग इन सर्किट। अब यहाँ पे नो करंट फॉलोइंग इन सर्किट क्यों लिखा है, जैसे मान लो फोन की बैटरी 5 वोल्ट, तो वो उसके अंदर का है, वो 5 वोल्ट उस बैटरी का है, 5 वोल्ट उसके बैटरी का, 5 वोल्ट तक का वो करंट कैरी कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है, उसके लिए उसको कोई भी फोर्स बाहर ढोने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ। तो बस इसमें यही कहा है कि जो ईएमएफ होता है उसमें नो करंट फ्लो होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता तो वोल्टेज नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें मतलब बहुत ही कम वोल्टेज मिलता है, इट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम सेल, और इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मिलता है फ्रॉम द सेल। इट इज मेजर्ड बाय सिंपल वोल्टमीटर। जैसे मान लो कि हमें मेजर करना है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उसको हम मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। जैसे रेजिस्टेंस को मैंने बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज से किया जाता है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को किया जाता है वोल्टमीटर से, और ईएमएफ को किया जाता है पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सब फिजिक्स के टॉपिक है, आप फिजिक्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड इन 3 चैप्टर के बीच में ये सारी चीजें पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि सर्किट के अंदर स्टडी करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल हमारे एनसीईआरटी में गिवन था, इसलिए मैंने नॉर्मली इसका डिफरेंस बता दिया, नोट कर सकता है बच्चा कोई भी चाहे। क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट दी मोलार लिमिटेड मोलार कंडक्टिविटी फॉर सील माइनस साइन फॉर गिवन डाटा। हमें लिमिटेड मोलार कंडक्टिविटी दी है MgCl2 की, MgCl2 की कितनी दी है, 258.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दी है हमें। उसके बाद हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दी है Cl2 के लिए, Mg+2 के लिए, सॉरी, Mg2+ के लिए हमें दी है इसकी वैल्यू 106 सेम यूनिट। हमें निकालनी है लिमिटेड मोलार कंडक्टिविटी Cl2 आयन के लिए, है ना। तो पहले अब हम ये कोलराश लॉ का क्वेश्चन है, फ्रॉम
केल कोलराश लॉ का। इसमें क्या होता है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी इन आयंस का पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन का सम होता है। जैसे MgCl2, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी एट Mg+2 आयन कैटायन और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी Cl2 Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ पे हम मोलार कंडक्टिविटी की बात करें तो इनको आयंस में साथ लेंगे, यानी 2 मोल हमने क्लोरीन लिया है। अगर इक्विवेलेंट के करते तो आयंस को नहीं लेते, चार्जेस के लेते, जो यहाँ पे ये चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में कुछ बेसिक चीजें बताती चलती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर में, मैंने बताया ना, छोटी छोटी चीजों के लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो MgCl2 की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी 258.6 गिवन, Mg+2 की 106 है, और इसकी हमें निकालनी है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ये पॉजिटिव का इधर लेके जो 258.6 माइनस 106.0 152 बचेगा, 152.6 बचेगा ना, 152.6 इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 152 डिवाइड में आएगा ये 2, तो हो जाएगा 76.3 लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, मतलब आपने कैटायन और एनायन का सम करना है, एनायन की वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे पूरे हमें सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दे दी, तो आप आगे पीछे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू निकाल सकते हो। ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज, चलो ये वाला बच्चा नोट कर सकता है कोई भी, थर्ड हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहा है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी, जो हमें सेल कांस्टेंट है किसी भी सेल का वो दे रखा है। सेल कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, सोच लो मन में, G स्टार से, जिसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन एरिया। इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 0.416 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट होती है, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, आपस में करके सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द कंडक्टिविटी, अब व्हाट इज द कंडक्टिविटी पूछे, मतलब कापा पूछा है। ठीक है, और हमें कहा है कि ऑफ 0.01 मोलार सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन है हमें 0.01 मोलार। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट टेम्परेचर का वैसे यहाँ पे कोई काम नहीं होता, बट दिया है तो लिख लेते, क्योंकि ये सारी चीजें गिवन लिख रहे हैं। इफ द रेजिस्टिविटी सेल, अगर आपकी रेजिस्टिविटी बोला है ना, रो 1000 है, 1000 ओम है, अरे रेजिस्टेंस ही बोला, सॉरी, तभी मैं सोचू यूनिट से पता चला, ओम थोड़ी ना होता है, ओम। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाओ कि कौन सा लगा सकते हैं। हमने पढ़ा है R इज इक्वल रो एल अपॉन में ए, एल अपॉन में सेल कांस्टेंट हो गया, आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें तो रो नहीं निकालना, कंडक्टिविटी कापा निकालना है। तो ये कंडक्टिविटी को आप उस साइड भेज दो, उस साइड भेजोगे मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे एल अपॉन में ए, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा आर। 1 अपॉन में रो क्या होता है, 1 अपॉन में रो इज इक्वल कापा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो कापा लिख दूं। और लो एल अपॉन में ए की वैल्यू हमें गिवन है, कहाँ पे गया 0.146 डिवाइडेड बाय 1000 वैल्यू गिवन है। अब ये पॉइंट नीचे उतारोगे, पॉइंट कट जाएगा, नीचे 3 वैल्यूज और आ जाएगी। अब आप इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, अब जो इसका आंसर आएगा वही हमारा कापा हो जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ। अब रही बात कि इसकी यूनिट कैसे निकालें, यूनिट लेंथ अपॉन में एरिया सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ये इसकी कापा की यूनिट हो जाएगी। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इतने मतलब इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर में से, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल समझे थे ना, उससे कई गुना ज्यादा न्यूमेरिकल इजी हमारे इस चैप्टर से आते हैं। लेकिन बस वो एक साइकोलॉजी माइंड सेट ऐसा बना लिया कि नहीं ये चैप्टर हार्ड लगता है वगैरह वगैरह। ठीक है, हो गया ये। अब चलो नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन नर्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दी। इनका इनका मानना था कि डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल जी नोट गिब्स फ्री एनर्जी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस आर टी
ln QC। अब ये क्या है? ये थी गिब्स फ्री एनर्जी की नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो कि नर्स्ट इक्वेशन आई क्यों, ये क्या है, आरटी क्या है, लॉन क्या है, क्यूसी क्या है, ये सब बाद में बताऊंगी। पहली बात तो कि इस इक्वेशन को क्यों आई, क्यों आई, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मार्केट में आई क्यों? देखो, ये इसलिए आई कि हम ई नोट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ई नोट क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ना हमें स्टैंडर्ड स्पेसिफिक कंडीशन रखनी पड़ती है। 1 मोलार H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इतनी रखनी पड़ती है। टेम्परेचर रखना पड़ता है 25 डिग्री सेल्सियस। बोलो रखना है कि नहीं रखना पड़ता? क्या बोलो? रखना पड़ता है। 1 एटीएम पे हाइड्रोजन गैस रखनी पड़ती है। ये 3-4 कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन हर बार हम जनरल लाइफ में ये तीनों स्टैंडर्ड चीजें देके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हर बार हमें ये चीजें देनी ही पड़ेगी तभी हम हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये जरूरी है? नहीं। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन आई। नर्स्ट इक्वेशन ने कहा कि अगर आपने ये सब चीजें नहीं भी देखी, 1 मोलार आयन की कंसेंट्रेशन, इतना टेम्परेचर, 1 एटीएम पे आपकी हाइड्रोजन गैस वगैरह वगैरह, तो भी आप इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। अब देखो, डेल जी है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में मैं बता चुकी, अगर कोई बच्चे को नहीं पता व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी का, अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी होती है जो बची हुई एनर्जी। ये हमें बताती है कि आपका जो सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस वर्क कर रहा है या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो आपको करना पड़ता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव? इसीलिए नेगेटिव होता है। वैसे मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाले वीडियो में कर चुकी हूँ, बट मे भी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो देखो, डेल जी स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है, उसमें हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम अपने आप अपनी एनर्जी लूज करता है और अपने आप वो काम हो जाता है, इसीलिए डेल जी की वैल्यू होता है नेगेटिव। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे ये मार्कर नीचे तो अपने आप आ रहा है, अब तुमको कह रहे अपने आप के सारे ग्रेविटी के कारण आ रहा है, हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। ये देखो अपने आप आ रहा है, लेकिन इस मार्कर को मेरे को ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, तो मैं कोई ना कोई कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस डेल जी की वैल्यू भी पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक है, तभी कहते हैं कि 11th-12th में केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर चीज के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, क्योंकि आगे 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 आपको बड़े परेशान करते हैं अगर आपका कंसेप्ट सही नहीं होगा। अब जिस बच्चे ने देखो थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो उसको अच्छे से पता है कि हाँ सिस्टम को कैसे एनर्जी दी जाती है, कैसे ली जाती है। तो मैं पूरा डेप्थ में देखो हम नहीं जा सकते, टॉपिक से हट जाएंगे। आप इतना समझो, डेल जी लिख लो अगर बच्चे को नहीं पता किसी को, तो डेल जी is negative for spontaneous process, del G is positive for non-spontaneous process। अब del G की हमने वैल्यू निकाली थी माइनस एन एफ ई इज इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी लॉन क्यूसी। अब ये आर क्या है? आर है हमारा गैस कांस्टेंट, टी है हमारा टेम्परेचर, लॉन क्यूसी, लॉन हमारा लॉग वैल्यू है जिसको मैं लॉन से लॉग में कन्वर्ट कर दूंगी। क्यूसी, क्यूसी क्या? इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ के आए थे, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़ के आए थे क्यूसी की, कि प्रोडक्ट की, जैसे मान लो ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट P1 P2 अपॉन में रिएक्टेंट, अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। आपने मान लो कोई रिएक्शन लिखी, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को बना के आप HCl बनाना चाहते हो, पहले आप इसको बैलेंस कर लो। HCl बनाना चाहते हो, दो हाइड्रोजन है, दो ये ऐसे, ये लो बैलेंस हो गया आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये तो हो गया आपके रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। वैसे किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई अपॉन में रिएक्टेंट को, जब इसका जो सम निकलेगा वही हमारा क्यूसी, वही हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है क्यूसी की, ठीक है। अब क्या करो, माइनस एन एफ इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड बोथ साइड माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, ठीक है। माइनस एन एफ से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हमारी कट जाएगी, ई इज इक्वल ई नॉट, ये भी कट जाएगी ना माइनस एन एफ से डिवाइड करोगे, और माइनस आर टी एल एन क्यू सी अपॉन में एन एफ, ठीक है। आई बात समझ यहाँ तक क्लियर हुई? अब आपको पॉजिटिव कैसे हुआ? माइनस से मतलब हम डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस माइनस वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी, ठीक है। तो E इज इक्वल ई नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू सी। अब क्या होगा, एन है हमारा, वैसे मैं बता चुकी हूँ ये चीजें, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइज्ड या रिडक्शन, रिड्यूस्ड बोल सकते हो, या तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा या रिडक्शन। एफ है हमारा फेराडे, एफ हमारे एक चार्ज की वैल्यू है, फेराडे चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है फेराडे
लो के बारे में हम पढ़ने वाले 96500 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट है टी हमारा टेम्परेचर है, ए हमारा टेम्परेचर है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है क्योंकि आप 11th क्लास स्टार्टिंग से ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। जब मैं आर की, टी की, एन की, आपकी इन सब की वैल्यू रख दूंगी तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा इज इक्वल ई नोट माइनस 0.059 अपॉन में एन एफ अपॉन में एन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में डिवाइड कर लेते हो तो एन हट जाएगा, और लॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब E इज इक्वल ई नॉट माइनस, इसको मैं अप्रोक्सीमेट 0.06 लिख सकती हूँ, और लॉग 10, और लॉन को जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगी तो मैं इसको इस तरीके से ये वैल्यू लिख लूंगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आगे बात समझ, आगे यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ थोड़ा? ये जो मैंने समझाया है इसको मैं मिटा देती हूँ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया नर्स्ट इक्वेशन का। अब ये नर्स्ट इक्वेशन आपको बिना कोई स्पेसिफिक कंडीशन दिए आप ई नोट की वैल्यू स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, अब डाउट आता है अच्छा अब हाँ, एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम आपका डेल जी 0 हो जाता है। मैं फिर से कह देती हूँ, जो बच्चा थर्मोडायनामिक्स पढ़ गया है उसको तो पता है, लेकिन नहीं पढ़ गया है उनको ये बात नहीं कि अगर उनको नहीं पता है तो अपन सीधा ही आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं मैं बताऊंगी। डेल जी की वैल्यू देखो, नेगेटिव होती है जब प्रोसेस अपने आप हो रहा है, पॉजिटिव होगी जब प्रोसेस हम कर रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस यानी हम उस पर कोई ना कोई वर्क लगा के कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मोटर से पानी ऊपर चढ़ाना हम कर रहे हैं खुद, और पानी नदियों से पहले अपने आप नीचे बता वो अपने आप हो रहा है वगैरह वगैरह, आपको सब पता है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस अपने माइंड में इमेजिन कर लो। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मैम हमें पता है कि साम्यावस्था होती है, अरे हिंदी नहीं इंग्लिश में बोलो, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी इक्वल होगी। अच्छा, आप पार्क गए हो तो सीसो वाले झूले देखे, सीसो वाले झूले पे बैठे भी होंगे, जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो इंसान बैठा है वो एक दूसरे के बराबर आ जाए, मतलब एक पहले ऊपर नीचे था, इस ऊपर नीचे था, वैसे मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे थी, लेकिन अब मान लो कंसंट्रेशन इक्वल हो गई। अब लेफ्ट साइड जो बंदा बैठा था, अरे राइट साइड जो बंदा बैठा था, लेफ्ट साइड जो बंदा बंदी बैठे थे, अब उनकी वो एक दूसरे के क्या आ गए, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ गए। अब इक्विलिब्रियम में अपना डेल जी 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है डेल जी 0? मतलब ना तो प्रोसेस खुद हो रहा, ठीक है, ना ही हम कर रहे, वो इक्विलिब्रियम में आ गया। वो क्या आ गया इक्विलिब्रियम में, मतलब पहले हम कर रहे थे अपने आप हो रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, अरे बॉस अब तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया, अब उसको कोई मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन इक्वल है, मतलब डेल जी इज इक्वल 0। अब डेल जी 0 है, हमारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया, तो मैं इसको क्रॉस कर दूं तो E इज इक्वल, ये उस साइड वन सेकेंड, ई नोट की वैल्यू मैं 0 नहीं कर सकती, सॉरी गाइस, सॉरी। ई नोट देखो कैसे हुआ, ये है हमारा फॉर्मूला, मैं फिर से लिख रही हूँ, ई नोट माइनस 0.06 लॉग एन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर? अब अगर मैं इस E को 0 कर लूं, 0 क्यों कर लूं? देखो आप इक्वेशन नंबर ये लेके आओ, G इज इक्वल माइनस एन एफ ई, मेरा G 0 हो गया, 0 हो गया तो मेरी E भी 0 हो जाएगा ना, अरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी तो 0 हो जाएगा। खुद सोचा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, आप सोचो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो गई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी तो 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो मैं ई नोट की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालूंगी? इस वैल्यू को उस साइड ले जाओ, इस वैल्यू को माइनस वाले को उस साइड ले जाओ, तो 0.06 लॉग 10 या लॉग n लिख लो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं मैं फिर से बता देती हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए। अब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के लिए तो हमने पढ़ा था कि आप ये कंडीशन दे दो, आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे बॉस हर बार वो कंडीशन नहीं दे सकते, हर बार वो कंडीशन नहीं दे सकते, इसीलिए हम ये नर्स्ट इक्वेशन लेके आए। सो आई जस्ट होप समझ आया होगा आपको यहाँ तक। अच्छा, अब हमारा सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बचा है, फैराडे लॉ बचा है और बैटरी कोरोजन वाला प्रोसेस। अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलराश लॉ आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना।
कोलराज लो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना। जो जो मैंने कोलराज लो के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल करवाया ना बच्चों, एक बार उनको कर लेना, एक बार अब कर लो, एक बार हाफ ईयरली से पहले कर लेना, एक बार ईयरली एग्जाम से पहले, पक्का प्रॉमिस। अगर उससे कोई अलग क्वेश्चन आ गया तो आप मेरे को कह देना, ठीक है। कोलराज लो अच्छे से कर लो। नर्स्ट इक्वेशन जो मैंने करवाई है आप अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी आपको जो मेथड अच्छा लगे, नर्स्ट इक्वेशन कर लो अच्छे से। उसके बाद अभी तक मैंने फेराडे लो करवाए नहीं है क्योंकि अभी तक उस टॉपिक में नहीं है, लेकिन फेराडे लो एकदम अच्छे से घोट के भेजो इस चीज को। और दूसरा, एमसीक्यूज किसके बेसिस पे, एमसीक्यूज में आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। कंडक्टिविटी, चलो मैं ना सिंबल लिख देती हूँ, जैसे ना कंडक्टिविटी कापा पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके डायल्यूशन पे। मोलार कंडक्टिविटी, इन्फिनाइट डायल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी, इट लिमिटिंग मोलार रिएजेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन्फिनाइट डायल्यूशन वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इन पे एमसीक्यूज कवर कर लो। इस चैप्टर में ना इससे लगे कुछ भी नहीं जाना है, इस चैप्टर में इससे अलग कुछ भी नहीं जाना है। गिव्स फ्री एनर्जी का पॉजिटिव का नेगेटिव, इन्फिनाइट डायल्यूशन पे कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं, ये एक बार आप कर लो। अच्छा एक चीज और, सेल का जो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल हमने पढ़ा है, जो हमने पूरा सेटअप देखा था, सॉल्ट ब्रिज का यूज कर रहे थे, जिंक का, कॉपर का, इन सब का, और सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन पे एक क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है। ये सब चीजें आप इस चैप्टर के अंदर कर लो। आप खुद देख लेना आज से 6 7 8 महीने बाद जब भी आपके आप एग्जाम तक क्यों वेट कर रहे हो, आपके स्कूल टीचर भी आपको यही इन्हीं में से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फेराडे लॉ के साथ। अब बस 2 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज।